In today's session, the discussion would be on the various glossaries of economic and financial terms. What are the different terminologies? What are the different relevant definitions or the concepts which are in behavior, which are behavioral concepts generally used in the economic and financial terms? What is the meaning in Hindi? अर्थ ये है कि आज कुछ शब्दकोश करेंगे और जिसमें इकोनॉमिक यानी जितने भी अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के रूप से अर्थशास्त्रीय व्यवस्था के रूप से और फाइनेंशियल टर्म्स और जितने भी वित्तीय जो टर्म्स हैं, वित्तीय जो भी शब्दकोश हैं, शब्द भंडार हैं और उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सभी आज डिस्कस करेंगे. सो इन दिस वी विल डिस्कस एक्वाजिशन. तो एक्वाजिशन क्या होता है? व्हाट बेसिकली द एक्वाजिशन इज? एक्वाजिशन मतलब किसी भी चीज का अधिग्रहण करना, टू एक्वायर समथिंग, टू ग्रैब समथिंग. दिस इज कॉल्ड एक्वाजिशन. एक्वाजिशन. So acquisition, the acquisition of control, the acquisition of what? Control of one corporation by another. एक कॉरपोरेशन का दूसरे कॉरपोरेशन पर अधिग्रहण करना, ये एक्वाजिशन कहलाता है. ग्रहण कर लेना, किसी को प्राप्त कर लेना. In unfriendly takeover attempts, the potential buying company may offer a price well above current market values. अब क्या होता है कि जब एक्वाजिशन करते हैं तो जो एक्वायर कर रहा है, यानी अधिग्रहण करता होता है और जिसका अधिग्रहण हो रहा होता है वो होता है. तो अधिग्रहण करता यानी जो एक्वायर कर रहा है, एक्वाइजेशन करने वाली जो कंपनी है, फर्म है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बाइंग कंपनी. मतलब जिस कंपनी में पोटेंशियल है, क्षमता है, वो खरीद रही है. क्या में ऑफर, ऐसा ऑफर कर रही है प्राइस अबव मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट मूल्य है, जो बाजार मूल्य है, उससे ज्यादा, और न्यू सिक्योरिटीज एंड अदर इंड्यूसमेंट्स टू स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको करके. द मैनेजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट कंपनी, और जिस कंपनी को खरीदा जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कंपनी. एंड द मैनेजमेंट, जो सब्जेक्ट कंपनी है, माइट आस्क फॉर अ बेटर प्राइस, कोई अच्छे प्राइस के लिए, और ट्राई टू ज्वाइन अप अ थर्ड पार्टी, और ये भी कह सकते हैं कि किसी थर्ड पार्टी को ज्वाइन करते हैं या किसी और फर्म को भी साथ में जॉइंट वेंचरली या चैनल पार्टनरली किसी भी रूप में ज्वाइन करते हैं. इट मींस दैट एक्वाइजेशन मतलब होता है अधिग्रहण करना, किसी चीज को प्राप्त करना. मतलब अगर एक कंपनी, एक फाइनेंशियल कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी, अगर किसी का अधिग्रहण करती है किसी फर्म का, तो उसे एक्वाइजेशन बोलते हैं. उसे अधिग्रहण यानी दैट इज कॉल्ड एक्वाइजेशन. और एक्वाइजेशन करते समय मार्केट वैल्यू और सारे स्टेक होल्डर्स की जो भी स्टेक है उनकी अदायगी करनी पड़ती है, देना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एक्वाइजेशन. तभी जाकर के जो एक्वायर हो रही है कंपनी, और उसको एक्वायर किया जा सकता है, एक्वाइजेशन किया भी जा सकता है. सो एक्वाइजेशन क्या होता है? एक्वाइजेशन हियर मींस कंट्रोल ऑफ वन कॉर्पोरेशन बाय अनदर. अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पिछले कई सालों में, पिछले इन अ डिकेड और अ टू, बहुत सारे फर्म ने किसी और को एक्वायर भी किया है. तो किन कारणों से हुआ है? जिसके लिए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कारण भी जिम्मेदार होते हैं. जियोपॉलिटिकल कारण इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्योग्राफिकल कारण हो सकते हैं, इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं, टेक्निकल कारण भी हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल डिस्कोर्स या फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है. या ऐसा भी हो सकता है कि किसी फर्म को किसी और चीज में अब इंड्यूस होना हो, तो फिर एक्वाइजेशन की प्रोसेस हो. एक्वाइजेशन की प्रोसेस इसलिए भी हो सकती है, होती है कई बार, कि किसी चीज को ओवरटेक करने की कोशिश होती है. हाँ, एक्वाइजेशन कई बार इलीगल भी हो जाता है, कई बार अवैध एक्वाइजेशन करने की भी कोशिश होती है, चाहे वो फिर गवर्नमेंट वाला हो या प्राइवेट ही क्यों ना हो, एक्वाइजेशन होता है. तो एक्वाइजेशन जब इलीगल होगा तो उसे बोलते हैं अधिग्रहण. ऐसा अवैध अधिग्रहण किया जाता है. तो वैध भी हो सकता है, अवैध भी हो सकता है. हालांकि ये इसका कानूनी पक्ष है, ये इसका लॉ वाला पक्ष है, तो इसीलिए एक्वाइजेशन. हालांकि जो एक्वाइजेशन है वो इकोनॉमिक टर्म्स में यह है, इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, की एक कॉरपोरेशन का किसी और कॉरपोरेशन को ग्रहण करना, एक्वायर करना ही एक्वाइजेशन है. नाउ व्हाट इज अमलगमेशन? अमलगमेशन मतलब मिलाना, किसी चीज को अमलगमेट करना, मिलाना, मिश्रित करना.
तो क्या करना, इट मीन्स मर्जर, मर्ज करना, किसी चीज को मिला देना, मिश्रित कर देना, सम्मिश्रण कर देना, किसी चीज को मिला देना, मिक्सिंग कर देना, हाइब्रिडाइज कर देना, तो दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। और एज एंड व्हेन नेसेसरी अराइजेस टू और मोर कंपनीज आर मर्ज्ड इनटू अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई दो कंपनियां, दो से ज्यादा कंपनियां भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा फर्म या प्रोपराइटर हो सकते हैं, प्रोपराइटरशिप हो सकती है, अनेकों हो सकते, नाउ दे आर जॉइंट वेंचरली। अब वो किसी उद्देश्य के लिए भी अमलगमेट कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली रिजॉल्व भी कर सकते हैं आपस में एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जिससे होगा क्या अगर ऐसा हो जाता है, द ओल्ड फर्म्स कंप्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन द मर्जर टेक्स प्लेस। जब मर्जर हो जाता है, व्हेन देयर वुड बी अ मर्जर, तो जो भी पुरानी आइडेंटिटीज होती हैं उन कंपनीज की जो आपस में सब मर्ज कर रही हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत और वैसी पुरानी आइडेंटिटीज क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं, वो रिजॉल्व वो नहीं रहती हैं। जिस चीज में मर्ज हो रहे होते हैं वो आइडेंटिटी अब नहीं बन जाती है। तो इसीलिए अमलगमेशन मीन्स टू मिक्स समथिंग, टू मर्ज, टू मेक द थिंग मर्जर। नाउ व्हाट इज एनुअल, कई बार क्या होता है एमलगमेशन से याद आया, जैसे कुछ सालों में 2000 अभी कुछ साल पहले कई बार जो है मर्जर हुआ था। किसका मर्जर हुआ था? बैंक्स का मर्जर हुआ था। बहुत सारे पहले 20 या 21-20 नेशनल बैंक हुआ करते थे और वो सारे के सारे 20 नेशनल बैंक मर्ज होकर के कुछ ही बन गए, फ्यू बन गए, बहुत कम बन गए और उनको आपस में मर्ज कर दिया गया और एक बड़ा फर्म में इंड्यूस कर दिया गया या फिर ज्वाइंट कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह है, मर्जर इसलिए भी कई बार हो जाता है, हो सकता है कि कैपिटल को एक जगह पर लाया जाए। अब हेतु प्रधान तो यही होता है, अब हेतु जो उद्देश्य होता है, होता तो यही है, लेकिन अब जो जो बेसिक हेतु होता है, जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, क्या उसी के लिए भी काम हो रहा है? ये चीजें जब फाइनल चीजें आती हैं निकल करके और बहुत बारीक और माइन्यूट अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है। एनीवेज, जो एमलगमेशन था वो ये था कि मर्जर है, इट्स अ मर्जर ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट व्हाट, द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज एनुअल रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? वार्षिक रिपोर्ट होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, वार्षिक रिपोर्ट होती है। द फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड ईयरली बाय अ फर्म। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट्स एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज इशूड ईयरली, एक वार्षिक रूप से इशू होने वाली और प्रतिपादित होने वाली एक ये रिपोर्ट है, और जो हर एक फर्म से होती है, हर एक कंपनी की होती है, और कंपोजिंग और कंपनी की होती, कंपोजिंग और कॉर्पोरेशंस की होती है। द एनुअल रिपोर्ट शोज एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज। अब एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होता है? एसेट्स होती हैं, मतलब क्या पूंजी, क्या सब कुछ एसेट क्या क्या है, और क्या लायबिलिटी, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रेवेन्यूज, क्या राजस्व के या फिर क्या और प्राप्तांश के माध्यम है, आर्थिक प्राप्तांश के माध्यम, एक्सपेंसेस क्या खर्चे हैं। तो एक्सपेंसेस जो होता है व्यय क्या है, आय के साधन क्या है, व्यय क्या है, और अर्निंग्स क्या है, और लगातार होने वाली आय क्या है। हाउ द कंपनीज स्टूड एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ईयर, और कंपनी अपने साल में किसी भी वर्ष के अंत में कैसा परफॉर्म करेगी, ये चीज होता है। और हाउ इट फेयर्ड प्रॉफिट वाइज ड्यूरिंग द ईयर एज वेल एज द अदर इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट टू शेयर ओनर्स। क्योंकि किसी भी कंपनी में, खासतौर पे एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सेंसेक्स में इंडेक्स्ड हैं, जिनके शेयर इशू होते हैं, तो वो उन्होंने शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें, और कंपनी में वैसे भी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उन शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया होता है। इन्वेस्ट किया होता है तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लाभ और अर्निंग पाने के लिए ही किया होता है, प्रॉफिट पाने के लिए किया होता है। अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कोई क्यों ही इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो इसीलिए अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो स्वाभाविक सी बात है, टू गेन समथिंग, टू गेन द प्रॉफिट, टू अर्न द प्रॉफिट। So annual report always says that what is the status of the company, what is the status and what is the financial health of the company, what is the financial health and what is the financial soundness of any of the corporation and firm, that is to be ensured by the एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट से जितनी भी वित्तीय या किस तरीके का स्वास्थ्य किसी संगठन या संस्थान का है, इसके बारे में पता चलता है। अब क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनुअल रिपोर्ट है वो होने साल भर होने वाला, और जैसा कि एज वी हैव अभी डिस्कस किया ही है कि हर एक चीज के लिए जो जिम्मेदार है वो सोशल एस्पेक्ट भी है, पॉलिटिकल भी है,
किस तरीके की सत्ता चल रही है, किस तरीके का सरकारें चल रही हैं, और वो कैसा प्रभाव समाज के मन मंथन पे डाल रही हैं कि वित्तीय गतिविधियां प्रभावित हों। तो ये सब चीजें हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रोजगार नौकरियों का हो, या फिर वो होने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो, या बिजनेस का क्यों ना हो। क्योंकि अगर मोर इंक्लूसिविटी होगी, मतलब अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित किया जाएगा, अगर अधिक से अधिक लोगों को क्या क्या अधिक से अधिक सिटीजन्स को अगर सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा, अगर इंक्लूड भाग लेने का, पार्टिसिपेटरी होने और प्रतियोगात्मक होने का अगर अवसर मिलेगा, तो क्या होगा, फाइनेंशियल हेल्थ तो किसी भी फर्म की सुधर ही जाएगी। क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा होगा, और अगर सबकी जेब में पैसा होगा, पैसा कब होगा, जब पर कैपिटा इनकम भी होगी, जब प्रति व्यक्ति आय होगी। प्रति व्यक्ति आय इसलिए भी होगी, या तो कोई बिजनेस से कमाएगा, या फिर उन्हें नौकरियां ही मिलेंगी। और नौकरियां तो तब मिलेंगी जब निकाली जाएंगी, जब नौकरियों का सृजन किया जाएगा, जब पोस्ट्स का सृजन किया जाएगा, या फिर बिजनेस जो हो रहे हैं उनको स्टैंडिंग दी जाएगी और वो सफल होने की कगार पे होंगे, हो सकेंगे। तो इसीलिए जो है एनुअल रिपोर्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी चीज जो है इंडिविजुअली एग्जिस्ट करे या ना करे, पूरे सिस्टम के कहीं ना कहीं, या फिर पूरे तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और किस तरीके से हर एक तरीके से, हर एक फैक्टर से जो है राजनीतिक और लीगली ये इस तरीके से कंसर्न में है। क्या नियम है, क्या कायदे कानून है, बहुत ज्यादा ऐसे उलझन भरे नियम तो नहीं है, और बहुत ज्यादा ऐसे हल्के नियम तो नहीं है कि बार बार चेंज हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि बार बार बहुत परेशानी हो रही है बिजनेस को एक्वायर करने में, बिजनेस को इंटर करने में, चलाने में दिक्कत करने में, विदहोल्ड करने में या परसिस्ट करने में। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन? तो आर्बिट्रेशन भी एक टर्मिनोलॉजी है, एक और एक रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होता है आर्बिट्रेशन? मतलब मध्यस्थता करना किसी चीज। अब मध्यस्थता क्यों की जाती है? मध्यस्थता इसलिए, वेयर देयर इज एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट, जब कभी किसी का व्यक्तिगत विवाद हो जाए किसी कंपनी का, एज द आर्बिट्रेशन कम टू द, तो किसी भी रूप में अगर कोई मध्यस्थता तो इसलिए की जाती है ना, बीच बचाव इसलिए किया जाता है कि कोई विवाद सुलझ जाए। द जजमेंट इज गिवन बाय द आर्बिट्रेटर, और जो मध्यस्थ होता है उसके द्वारा, जो मध्यस्थता करने वाले, जो भी जजमेंट सुनाने वाले, आर्बिट्रेटर के द्वारा जजमेंट दिया जाता है। और बोथ द पार्टीज हैव टू एक्सेप्ट एंड ऑनर द आर्बिट्रेशन को करना पड़ता है। और आर्बिट्रेशन इज द सेटलमेंट ऑफ लेबर डिस्प्यूट दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज। खास तौर पे कोई भी फर्म है उसमें एम्प्लॉयज मतलब जो काम करने वाले कर्मचारी वृंद हैं और कर्मचारी लोग हैं। अब काम करने वाले, अब कई लोग तो ऐसे मजाक में मजदूर भी कह देते हैं ना, क्या दिक्कत है, होते भी तो वैसे भी वैसे मजदूरी भी तो करते हैं लोग, मजदूरी के ही प्रोफेशन से। तो कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, कुछ हो, सभी मतलब लोग एम्प्लॉय भी करते हैं, एम्प्लॉयर भी होते हैं कई सारे, मतलब वो कहीं काम भी कर रहे होते हैं, खुद भी एम्प्लॉयर भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा मोस्टली कई जगह होता है, कई एनसीआर रीजन में और कई सारे, वहां तो बहुत सारे, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो एकेडमिक संस्थान हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल चाहे वो इंडस्ट्रियल कंपनीज हो, वहां पर ऐसा रहता ही है कि जहां से जिसको प्रॉफिट में वहां काम भी कर रहे होते हैं, अपना काम भी कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हो भी सकता है। तो आर्बिट्रेशन कहीं ना कहीं क्या होता है, एक मध्यस्थता होती है, और मध्यस्थता तो मध्यस्थी कराता है ना, आर्बिट्रेटर कराता है। और आर्बिट्रेटर जो है जनरली मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता है, और एम्प्लॉय है नियुक्ति करता है। तो नियोक्ता और जो जिसकी नियुक्ति है उसके बीच में देयर इज सम डिस्प्यूट हो, विवाद हो गया, उसको आर्बिट्रेशन के द्वारा सॉल्व किया जाता है। कोई दो पार्टी में, दो कंपनीज में विवाद हो गया, अगर कोई कोर्ट में केस कर दिया तो कोर्ट वहां पर आर्बिट्रेटर के रूप में भी काम आ जाता है। तो इसी तरीके से आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है, दैट मे बी ए पर्सन, दैट मे बी ए लीगल फर्म, दैट मे बी ए काउंसलिंग पर्सन, दैट मे बी ए काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन, काउंसलिंग सेशंस आल्सो, दैट मे बी व्हाट अ कोर्ट एज वेल। ये हो सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन से क्या होता है कि जो समय बर्बाद हो रहा है डिस्प्यूट में, और जो कि प्रोडक्टिव हो सकता है इकोनॉमिक कंसर्न्स में, आर्थिक आर्जन कर सकता है, अर्थार्जन हो सकता है जिस समय का, तो वो समय बच जाता है। ऐसे समय बचने पर क्या होता है, अर्थार्जन होता है और इकोनॉमिक कंसर्न बनता है, पैसा बनता है, और फिर तब आगे बढ़ते हैं सब ना। तो इसीलिए एसेट्स, अब एसेट्स क्या होता है, एसेट्स भी एक कॉन्सेप्ट है, एसेट्स इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ना। तो एवरीथिंग अ कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन ओन्स, अब कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी है, प्राइवेट है, कुछ भी है, प्राइवेट एनीथिंग में भी, चाहे वो अगर निजी है या फिर सरकारी है, और जैसे पब्लिक बोलते हैं, कुछ भी है, तो चाहे
कुछ भी है, तो हर एक चीज जो कॉरपोरेशन का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, संगठन संस्थान का है, तो जो कि वो इज ड्यू टू इट, कैश हो गया, वो नगद के रूप में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के रूप में हो सकता है जहीं पे इन्वेस्ट किया, मनी ड्यू इट, और मटेरियल और इन्वेंटरीज के रूप में हो सकता है, विच इज कॉल्ड करंट एसेट्स, और इसीलिए जो है तो ये कहलाता है, और मशीनरी विच इज नोन एज फिक्स्ड एसेट। अब जैसे जो ये एसेट्स जो होता है वो करंट एसेट्स भी हो सकता है और फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है। करंट एसेट्स कब होगा? व्हेन देयर वुड बी अ करंट एसेट्स, देयर वुड बी करंट एसेट्स व्हेन देयर वुड बी सम व्हेन देयर वुड बी सम करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कब होगा? करंट एसेट्स तब होगा जब करंट एसेट्स तब होगा when there would be current assets। current assets तो तब होगा जब जब करंट एसेट्स होगा, जैसे कैश है, इन्वेस्टमेंट है, मनी ड्यू टू इट, और आईटी मटेरियल एंड इन्वेंटरीज है, ये सब करंट एसेट्स में आता है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में क्या आता है? मशीनरी है, बिल्डिंग है, एसेट्स है, ये तो बदलने वाले नहीं है ना, दे आर फिक्स्ड। सो दैट इज कम्स अंडर फिक्स्ड एसेट, दैट कम्स अंडर व्हाट? फिक्स्ड एसेट है, इसीलिए फिक्स्ड एसेट में आता है। अब ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन इज आल्सो अ टर्म। ऑक्शन होता है व्हेन अ कमोडिटी सोल्ड बाय ऑक्शन। ऑक्शन मतलब किसी की नीलामी करना, किसी चीज को बेचना, बोली लगाना। तो व्हेन अ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब वस्तु, किसी वस्तु की जब किसी कंपनी में बोली लगाते हैं, ये सोल्ड बाय ऑक्शन करते हैं ना, वैसे भी करते हैं। और कहीं पर जैसे कई बार गाड़ी जब्त कर लेते हैं तो फिर एक लंबे समय बाद उसका ऑप्शन कर देते हैं। ऐसे में कई लोग खरीदने वाले बहुत होते हैं, इंटरेस्टेड, सस्ते में खरीदना चाहते हैं ना। सो व्हेन अ कमोडिटी सोल्ड बाय ऑक्शन, द बिड आर मेड बाय द बायर्स। तो जो बायर है, जो बायर यानी खरीदने वाला है, वो क्या लगाता है? बोली लगाता है। जैसे कोई बोलता है 10,000, 20,000, 1,00,000, 1,02,000, 1,03,000, ऐसे बोलता है, फिर दूसरी बोली बोल देता है। ऐसे करके होता है, ठीक है। और इस तरीके से get the commodity which is being sold, or the buyer makes the bid taking into consideration the quality and quantity of the commodity। अब क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को देख करके भी जो है बायर जो है खरीदने वाला, वो ये देखता है क्वालिटी क्या है, कैसी गुणवत्ता है, कितनी मात्रात्मकता है। आइदर इट विल सी द क्वालिटी, गुणात्मक और मात्रात्मक अध्ययन देकर के किसी की बोली भी तब लगाई जा सकती है। अब नाउ व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होता है? अब जैसे इफ द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज पेमेंट एंड रिसीट फ्रॉम द अदर कंट्रीज ड्यूरिंग अ ईयर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज। अब जैसे कितना अधिशेष है पैसे का, लेना देना कितना बाकी है किन्हीं दो देशों के बीच में, किन्हीं दो राज्यों के बीच में, इस तरीके से अगर इंटरनेशनली इफ इट वुड बी, देन किन्हीं दो देशों के बीच में, तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब अगर वो व्यापार के माध्यम से हो, इफ इट वुड बी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जैसे आयात और निर्यात से कितना कितना, जैसे इंपोर्ट करते हैं अगर कोई चीज तो पैसा देके करते हैं, अगर एक्सपोर्ट करते हैं, अगर अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा लेते हैं, और इंपोर्ट करते हैं तो पैसा देके करते हैं। तो इसीलिए अब आयात हो चाहे मंगाया जाए, या निर्यात हो चाहे भेजा जाए, तो कहने का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड है कि व्यापार के मध्य से, व्यापार के माध्यम से कितना बैलेंस है। इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द कंट्री इंपोर्ट एंड इट्स एक्सपोर्ट्स। तो अब कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल हेल्थ कैसी चल रही है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी चल रही है, या सोशल हेल्थ कैसी चल रही है, सोशल साउंडनेस या फिजिबिलिटी चल कैसी रही है। हाउ द फिजिबिलिटी, हाउ व्हाट इज द फिजिबिलिटी, सोशल फिजिबिलिटी एंड politically and economic feasibility which of any country which is going with respect to balance of payment and balance of trade। अब व्यापार आयात निर्यात में अगर सब कुछ अच्छा होगा कि पैसा पे कर दिया गया होगा, पैसा ले लिया गया होगा, पैसा पे कर दिया गया होगा, तो पैसा आ जाएगा, पैसा चला जाएगा, तो इसका मतलब लेने देने का ज्यादा नहीं भी रहेगा। अगर पैसा खास तौर पे जब आया होगा, आयात हुआ होगा,
या निर्यात हुआ होगा तो पैसा लागे होंगे, तो पैसा लागे होंगे तो विकास कार्यों में, डेवलपमेंटल वर्क्स में लग रहा होगा, नौकरियां देने में लग रहा होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं स्कूल को देने में लग रहा होगा, और जितने भी प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, उनका भरण पोषण करने में पैसा लग रहा होगा। इसके साथ साथ इसके साथ साथ और भी नए नए नवाचार के माध्यम, इनोवेशन के माध्यम सिद्ध हो रहे होंगे। इसीलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का इन चीजों में भी बड़ा ही गहरा रहता है कि अगर बहुत ज्यादा अधिशेष पैसे का लेना देना रहेगा, खास तौर पे देना रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके की चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था चल रही है। ये भी एक चर्चा का विषय, क्योंकि दीज आर द ग्लॉसरीज विच आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्या है, बैंकरप्सी। बैंकरप्सी मतलब होता है बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो जाना, इंसॉल्वेंट टाइप का बैंकरप्ट हो जाना, कि इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज डेट ऑब्लिगेशन। डेट मतलब होता है उधार। अब कोई चीज उधार लिया, चाहे वो बैंक से लिया, किसी से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, लेंडर से लिया, किसी से भी, एनीबॉडी हैज, एनीबॉडी मे बी, ठीक है, फॉर विच या फ्रॉम विच दैट बोरो और फ्रॉम विच द डेट हैज टू बी टेकन। तो इसीलिए बैंकरप्सी होता है कि अब बोलना कि अब मैं तो दे नहीं सकता भाई उधार, जो मैंने उधार ले रखा है आई कांट पे, मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो इस तरीके से होता है, दैट इज बैंकरप्सी। बैंक तरीके से रप्ट करना, रप्चरिंग करना। रप्चरिंग तो यही होता है ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कहीं पर भी देख लीजिए, अगर किसी रेटिंग का ओवर हो जाना तो रप्चरिंग हो जाते हैं, इंसुलेशन टूट जाना। तो इसीलिए कुचालकता, कुचालकता टूट जाना, तो इसलिए वहां पर कंडक्शन हो जाना। इसलिए ऐसे ही रप्चरिंग किसी व्यवस्था की, अगर वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल है और ऐसा फाइनेंशियल जो लिया गया है उधार, तो उसे बैंकरप्सी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब है बेयर एंड बुल। क्या होता है, अब जैसे शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में बेयर और बुल का बड़ा स्थान होता है। बेयर क्या होता है, दीज टर्म्स आर यूज्ड इन स्टॉक एक्सचेंज में यूज करते हैं इन टर्म्स को। बेयर इज एन इंडिविजुअल हु सेल शेयर्स इन अ होप। अब बेयर क्या होता है, जो ग्रहण करे, बेयर करे, अपने आप में बेयर करे, चीजों को धारण करे। तो बेयर क्या होता है, इज एन इंडिविजुअल हु सेल शेयर, अब वो बेच देता है शेयर को, इस हेतु से, इस हेतु से स्टॉक्स प्राइस वुड फॉल। अब स्टॉक्स प्राइस फॉल न कर जाए, जितना मुझे मिल रहा है उससे और गिर न जाए स्टॉक के प्राइस, तो बेचो बेचो बेचो। तो इस तरीके की जो होता है वो बेयर होता है। और बुल क्या होता है ना, बुल जैसे होता है, बेयर और बुल का साइन भी बना होता है ना, सांड वाला, इस तरीके का। तो इसीलिए बेयर और बुल, और ऐसे बुल मतलब एक नीचे से ऊपर देख रहा है, ऊपर से नीचे देख, तो इस तरीके से बुल इज एन इंडिविजुअल हु बाय शेयर। और बुल क्या होता है, जो शेयर खरीद लेता है। और शेयर खरीद लेता है तो क्या होता है, इन अ होप दैट स्टॉक्स प्राइस वुड राइज। अब इस उम्मीद पे खरीद लेता है कि स्टॉक प्राइस कल, हर एक पर शेयर की कीमत कल भविष्य में बढ़ेगी, और जो उसकी नेट एसेट वैल्यू है, एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो भविष्य में बढ़ेगी, और फिर क्या होगा, मेरे शेयर के दाम बढ़ेंगे तो पैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है, जो ऐसे ऐसे ऑप्टिमाइज होके, ऐसे भविष्योन्मुखी होके और प्रिडिक्टेबल होकर के करता है, उसे बुल कहते हैं। और बेयर उसे कहते हैं जो बेच देता है, ऐसा बोलता है कि मुझे नुकसान हो सकता है भाई, ऐसे करके, तो उसे बेयर कहते हैं। तो नाउ व्हाट इज बर्थ रेट। बर्थ रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट because demography is a very important factors which is playing a very important very important role in the economic concern। क्योंकि लोग जिंदा रहेंगे, नागरिक जिंदा रहेंगे, तभी तो पैसा कमाएंगे, तभी तो पैसा बनेगा, तभी तो जीडीपी बनेगी, तभी तो सकल घरेलू उत्पाद सिद्ध होगा, है ना। और अगर ऐसा होगा ही नहीं, नागरिकों के प्राण प्रत्यंचा पर बनाएगी, और कहीं ना कहीं जो है हेल्थ खराब हो जाएगी, अस्पतालों में दिक्कतें होंगी, स्कूल वगैरह में नकारात्मकता का भाव अगर ज्यादा कहीं पर भी स्वास्थ्य को लेकर हो, कुछ और को लेकर हो, जीने के मार्जिन को मार्जिनलाइज हो जाए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, बर्थ रेट, डेथ रेट तो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, उद्यमिता खराब होगी। क्योंकि चाहे वो एम्प्लॉयज के रूप में हो या स्वयं एम्प्लॉय बन के, जैसे बोलते हैं ना आत्मनिर्भर टाइप, ऐसी कोई बातें, तो ऐसा मान लो कि अगर चाहे वो खुद ही करके भी हो, या फिर खुद किसी के साथ काम करके, एम्प्लॉयमेंट में काम करके हो, या दोनों साथ में हाइब्रिड हो, तो वो हो जाए। तो कब करेगा ना, जब जिंदा रहेगा, बर्थ रेट होगा तभी तो करेगा। तो बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख रहे हैं। तो बर्थ रेट देख लेते हैं, डेथ रेट पता चल जाएगा। तो बर्थ रेट मतलब होता है जन्म दर। जन्म दर क्या होता है, तो जन्म लेने की दर ही को जन्म दर कहते हैं।
बर्थ रेट मतलब जन्म लेना। अब लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकली देखते हैं कि बर्थ रेट का है एक्चुअली में क्या। बर्थ रेट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड बर्थ रेट, उसको क्रूड बर्थ रेट भी कहते हैं। बर्थ रेट को जन्म दर इज अ नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ पीरियड। किसी कालखंड में, किसी कालावधि में अगर 1000 लोगों पर कितने लोग जन्म ले रहे हैं, 1000 की पॉपुलेशन पर कितने बर्थ हो गए, तो उसे बर्थ रेट कहते हैं। only live births are included in the calculation of birth rate। और जो लाइव बर्थ होते हैं, जो बिल्कुल हो ही रहे होते हैं बर्थ, उन्हीं को कैलकुलेट करते हैं। और इस तरीके से ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है। अब ज्यादा अब बर्थ रेट डेथ रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? बर्थ रेट डेथ रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिस कंट्री का बर्थ रेट अच्छा होगा, कहीं ना कहीं वहां खुशहाली होगी, वहां पर प्रॉस्पेरिटी होगी, हैप्पीनेस होगी, वहां की इनकम, आमदनी, इकोनॉमी सब अच्छा ही होगा। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सब कुछ है। और जो जीने का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ हैप्पीनेस है, वो ज्यादा होगा। और क्योंकि वो जो मानसिकता का स्तर है वो बढ़ चुका होगा, बढ़ाया जा चुका होगा, या फिर उसमें किसी भी तरीके की कंजूसी न प्रचार प्रसार प्रोपेगेशन में हो रही होगी, किसी भी तरीके का डिले भी नहीं हो रहा होगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बर्थ रेट जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी मतलब होता है काला धन। अब काला धन का बहुत था ना, अब काला धन क्या है कि काला धन आएगा, आएगा भी बात थी। सो इट इज अन अनअकाउंटेड मनी विच इज कंसील्ड फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज। कंसील्ड मतलब छुपा लिया जाए। तो इसीलिए अगर अगर क्या होगा, अगर किसी भी धन को, पैसे को अगर छुपा लिया जाए, किन से? टैक्स अथॉरिटी से। मतलब जिस पैसे में टैक्स पे करने की मनसा ना हो, इच्छा ना हो, ऐसे धन को काला धन कहते हैं। मतलब चोरी किया हुआ धन, डाका डाला हुआ धन जो है काला धन कहलाता है। तो इसे ब्लैक मनी कहते हैं। ऑल इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डेल्ट विद दिस ब्लैक मनी। हवाला मार्केट, अब जैसे हवाला मार्केट, जितनी भी इलीगल और अवैध असंवैधानिक जो गतिविधियां हैं वो सब ब्लैक मनी में आती हैं। और जो हवाला मार्केट हैज डीप रूट्स विद दिस ब्लैक मनी। हवाला मार्केट क्या था? हवाला सिस्टम मतलब इस कंट्री की करेंसी यहाँ पे एक एजेंट को दे दी और वो किसी और करेंसी में बदल के आपको दे देगा। और बीच में जो होने वाला ट्रांजैक्शन थ्रू पब्लिक डिस्कोर्स था, मतलब जो सरकारी उसमें आ जाता, स्कैन में आ जाता, वो नहीं आएगा। तो अब कहां से देगा वो? अब कहां से देने वाला कर देगा, उस पर टैक्स देगा, तो चोरी हो गया ना। तो इन्वेजन हो गया, मतलब चोरी हो गया। तो इसका इट मीन्स द ब्लैक मनी इज गेटिंग टू बी इंड्यूस्ड। तो इट मीन्स दैट व्हाट, इसीलिए हवाला मार्केट, हवाला किसी का हवाला देके ना, जैसे बोलते हैं इसका हवाला देके चला, तो यहाँ पे हवाला देके क्या कि इतना पैसे वहां दे देना और वहां पर दे दिए, किसी अन्य कंट्रीज में दे दिए और उसकी करेंसी में दे दिए। और बीच में जो होने वाला लेन देन था, जो पब्लिक स्कैन में आना था, नोटिस में आना था, ट्रांजेक्शन में आना था, और वो लेन देन तो आया ही नहीं, क्रेडिट डेबिट तो हो ही नहीं पाया। तो फिर अब टैक्स खाए कि फिर अब उसकी गारंटी नहीं है कि होगा भी नहीं, और ऐसा ना ही होने के लिए तो हुआ था। तो हवाला सिस्टम भी कहीं, तो इसीलिए बोलते हैं कि टैक्स हेवंस बन जाते हैं छुपने वाले ब्लैक मनी। और इस तरीके से ब्लैक मनी क्रिएट्स अ पैरेलल इकोनॉमी। और ब्लैक मनी जो है और एक समांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से टैक्स विहीन समाज का निर्माण होता है। और टैक्स नहीं देते हैं तो फिर जो भी डेवलपमेंट के वर्क्स होते हैं वो इतने हो नहीं पा सकते हैं। इट पुट्स एन एडवर्स प्रेशर ऑन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द इकोनॉमी। और जिस तरीके से इनकम हो रही है उस प्रकार से टैक्स की अदायगी नहीं भी होती है, तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक परिप्रेक्ष्य और पर्सपेक्टिव का गठन होता है और ऐसा उद्यम होता है। और तब जाकर के जो है क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक मनी या फिर काले धन को जो है बढ़ावा मिलता है। अब विगत कुछ समय में कई वादे भी हो जाते हैं, ब्लैक मनी लाएंगे, काला धन लाएंगे और पता नहीं क्या कुछ। ये चीजें भी यहाँ से देखने को मिलती है, मतलब ये टेक्नोलॉजीज वहां भी सुनने को मिलती हैं कि काला धन आएगा, काला धन आएगा। अब क्योंकि क्या है कि बहुत सारे जैसे स्विस बैंक है, या ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जहां पर इस तरीके की मनी को छुपा के रखा जाता है। मतलब अगर एक व्यक्ति हद से ज्यादा कई ज्यादा वेल्थ लेकर के बैठ जाएगा तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, अनियंत्रित असंतुलित जो वितरण है और जो
किसका, संसाधनों का और धन का, वो होगा। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन जब करने में तो फट से कर देता है, कोई भी चट से कर देता है, अपना लाभ प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से, लेकिन काले धन का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है कि सबको भोगना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये टर्मिनोलॉजी वहां पर भी तब नोटिस आती है। अब उसके बाद जो है ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है, व्हाट इज ब्लू कॉलर जॉब। अब जॉब तो क्या होती है, आजकल तो बहुत किल्लत है ना नौकरियों की, तो इसीलिए तब से पता चल रहा है, रोजगार की बहुत किल्लत है ना जॉब की, इसीलिए वहां से पता चल रहा है। फिलहाल तो जॉब मतलब क्या होता है, किसी के भी कहीं पर भी काम करना, कुछ काम एम्प्लॉयमेंट करना भी जॉब कहलाता है, कोई और वैसे वर्क करना भी, कार्य भी। तो ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है, दीज जॉब्स आर कंसर्न्ड विद फैक्ट्री। ब्लू कॉलर जॉब जो संबंधित है वो फैक्ट्री से संबंधित है। persons who are unskilled and depend upon manual jobs, जो कम स्किल्ड हैं, जो क्योंकि आजकल तो स्किल डेवलपमेंट भी बहुत चल रहा है, तो जो कम डेवलप हैं और स्किल और डेवलप हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन मैनुअल जॉब्स दैट रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेन ऑन ह्यूमन मसल्स आर सेड टू बी एंगेज इन। और जो अपने मैनुअल हाथ पैरों से चलते हैं, जैसे कोई तसला लगा लिया, कोई कुछ कर लिया, बेलचा चला लिया, है ना, घन गैठी मार ली, सब बलि चला लिया। कहने का अर्थात यह है ना, कन्नी से चला लिया ना ऐसे ऐसे करके। तो कहने का अर्थात यह है कुछ और कर लिया, ना सिर्फ मान मजदूरी, बल्कि और भी कुछ कर लिया, ऐसा कुली का काम कर लिया, या ऐसा कुछ और कार्य कर, कुछ बोझा बोकने का काम कर लिया। तो ये सब ऐसा जिसमें मैनुअल वर्क इन्वॉल्व है, ऐसा कर ले, कोई सामान इधर से उधर कर दिया ऑफिस की, कोई ऐसा वैसा कर दिया। तो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। इन द एज ऑफ मशीनरी सच जॉब्स आर द डिक्लाइन दीज डेज। अब मशीनरी की एज में इस तरीके के, क्योंकि आजकल तो मशीन कंप्यूटर के आगे बैठा देते हैं, तो अब आजकल व्हाइट कॉलर हो गया ना, व्हाइट कॉलर भी बोलते हैं। तो इसीलिए ब्लू कॉलर जॉब जो होता है वो मजदूर वर्गों के लिए होता है। और ये जो पूंजीवादी कॉन्सेप्ट, जो कैपिटलिज्म अभी पढ़ने वाले थोड़ी देर बाद, तो कैपिटलिज्म जो है, जो कार्ल मार्क्स ने भी बोला था, वो भी यही ब्लू कॉलर जॉब किससे समझा जा सकता है। और ब्लू कॉलर जॉब जो है, जैसे होता है ना कि जिसमें मतलब मैनुअल वर्क होता है, जिसमें मानवीय वर्क ज्यादा होता है, हाथ पैर वाला वर्क ज्यादा होता है, तो वो ब्लू कॉलर जॉब होता है। अनस्किल्ड है, अब जैसे इसके लिए स्किल्ड भी, आजकल स्किल डेवलपमेंट का भी बहुत चल रहा है, ऐसे भी थोड़ा समझा जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारा बजट भी जो होता आता है, और जो है लगता भी है ना, भिड़ाया भिड़ता भी है। तो कहने का मतलब लगता है, यूटिलाइज होता है, अब भिड़ता है, जैसे भी आप समझ लें। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब्स वो होती हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं जो फैक्ट्री में, फैक्ट्री से जुड़ी होती हैं, ठीक है, फैक्ट्री से। और जो अनस्किल्ड और डिपेंडिंग अपॉन द मैनुअल लेबर जॉब्स। अब क्या है ब्रेन ड्रेन, क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, बुद्धिजीवियों का पलायन। तो इसका मतलब यह है, जब बुद्धिजीवी जो होते हैं, जो बुद्धि में सोच सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जो अपने निर्णय लेने हेतु सक्षम होते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी जब देश छोड़ के चले जाते हैं, किसी स्थान से माइग्रेट करते हैं, स्थानांतरण ले लेते हैं, तो इस तरीके से ब्रेन ड्रेन कहलाता है, मतलब ब्रेन का ड्रेन होना। अब ब्रेन ड्रेन से ऐसा भी लगता है, ऐसे समझा जा सकता है जैसे ड्रेन है ना, ड्रेनेज मतलब पानी का ड्रेनेज। अब सारे शहरों में आजकल कितना पानी का ड्रेनेज की समस्या है। अभी कुछ समय बाद अब वर्षा की ऋतु आ जाएगी, और फिर उसमें पानी फंसने लगेगा, ड्रेनेज नहीं होगा, तो कितनी बीमारियां होंगी, क्या कुछ होगा, और फिर ऐसे हॉस्पिटल की सुविधाएं। तो कहने का मतलब यह है कि ड्रेनेज से समझो, ड्रेन मतलब निकलना, निकासी होना। तो अब ब्रेन का ड्रेन हो जाए अगर, तो ब्रेन ड्रेन कहलाता है। तो इसीलिए जो है ब्रेन ड्रेन मीन्स द ड्रिफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑफ कंट्री टू अनदर कंट्री। जो बुद्धिजीवी हैं, अगर वो अपने भारत देश से मान लीजिए चले गए, नासा में चले गए, कहीं इधर उधर चले गए, उधर इधर चले गए, है ना, थक गए, बहुत दिक्कत हो गई, और पूरे अगर तंत्र से मान लीजिए, है ना, किसी प्राइवेटी तंत्र से, पब्लिक तंत्र से, सबसे, समाज से, पैसिमिस्टिसिटी से, और किसी भी तरीके से, या फिर और अच्छा चाहने से, अगर इन सब से ना भी तो कुछ और चाहने से, कुछ और ना मंतव्य गंतव्य बना करके भी सही, तो और चले गए। कम पैसा मिलने से, एम्प्लॉयर पैसा नहीं दे रहा, पूरे फुल नॉर्म्स की सैलरी और वेतन इत्यादि भत्ते, लक्स पक्स कुछ नहीं मिल रहे, तो चले गए। तो इस तरीके से ऐसा भी हो जाता है। और रेगुलेशन कुछ रहा नहीं रहा इसका तो पता ही है। तो कहने का मतलब ये है, अब रेगुलेशन मतलब जो नियम कायदे बने हैं वो सब बने हुए ऑन पेपर ही हैं, बाकी एग्जीक्यूट होंगे नहीं होंगे गारंटी क्या है। तो इसीलिए ब्रेन ड्रेन मींस द ड्रिफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स ऑफ कंट्री टू अनदर कंट्री। साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हो गए, जनरली गो टू अनदर प्रोमिनेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू बेटर देयर लॉट।
एंड अर्न ह्यूज सम ऑफ मनी, और बहुत पैसा कमाने के लिए चले गए। और द ब्रेन ड्रेन डिप्राइव्स अ कंट्री टू जीनियस एंड कैपेबिलिटी, और जब ब्रेन ड्रेन होता है तो उससे बहुत अच्छे जीनियस और जो सक्षम लोग होते हैं, कैपेबल, जो बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने देश में, और यहाँ की क्या पता, कई बार होता है ना राजनीतिक भ्रष्टाचार से भी भाग जाते हैं, और उन्हें लगता है कि भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है, पता नहीं क्या कुछ है, पैसे लेकर के नौकरियां बिक जाती हैं, ऐसे हो जाता है। और पता नहीं आयोगों में, सरकारी में, प्राइवेट में पैसे नहीं मिलते, सरकारी में बिक जाती हैं नौकरियां, तो इसलिए ब्रेन ड्रेन हो जाता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं ब्रेन ड्रेन से। बजट क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ प्रिलिमिनरी अप्रूव्ड प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब देखिए बजट क्या होता है? बजट होता है जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि बजट के रूप में तो एक नॉर्मल भाषा है, लेकिन जो जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल यानी अनुच्छेद में लिखा हुआ है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक रूप से होने वाला ये स्टेटमेंट है जिसे बजट कहते हैं। बजट इसलिए बनाया जाता है कि कितना रेवेन्यू यानी राजस्व हुआ, कितनी अर्निंग हुई और कितना खर्चा हुआ। अगर अर्निंग कम होगी, खर्चा ज्यादा होगा तो लॉस है, कैसे चल पाएगा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कैसे चलेगा देश, प्रदेश, जिला, शहर, नगर और पंचायत, नगर निगम पंचायत, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, कुछ भी हो, है ना, नगर, और इस तरीके से जिला पंचायत है। और अगर अगर बहुत ज्यादा अगर अर्निंग रेवेन्यू ज्यादा होगा और अर्निंग और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कम होगा, इसे कहते हैं सरप्लस बजट, मतलब जिसमें रेवेन्यू ज्यादा, अर्निंग ज्यादा है और खर्चे कम है, तो इससे चल जाएगा, थोड़ा इधर उधर और मैनेज हो जाएगा और हमेशा बना रहेगा धन, पैसा। लेकिन अगर पैसा, रेवेन्यू कम है और अर्निंग ज्यादा है, व्यय ज्यादा है, तो आय और व्यय का असंतुलन हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, जिस कारण से इनइक्वालिटी कंस्टेंट हो जाने से डेफिसिट बजट हो जाएगा, घाटे का बजट हो जाएगा, घाटे का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड। एक साल के लिए होता है, हर साल बजट आ जाता है फरवरी मार्च के में प्रेजेंट। इट इज कंपेयर, अभी कुछ दिन पहले ही आया था, और इट इज जिसमें काफी चर्चाएं रही, कौन किस क्षेत्र में, कौन किस क्षेत्र में है, फिर चर्चाओं से पता चलता है, चर्चाएं भी वो कंट्रोलिंग पैरामीटर, इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिज्म है जिससे हमेशा ये बताने के लिए रहता है कि बजट अच्छा ही बनेगा तो अच्छा ही रहेगा। इट इज अ कंपेरेटिव टेबल गिविंग द अकाउंट्स ऑफ द रिसीट टू बी रियलाइज्ड एंड द एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड। अब ये चीजें, अब क्या होता है, बजट डेफिसिट भी बताया। अब बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक होता है, बफर स्टॉक से एक चीज पता चली कि जैसे फूड सिक्योरिटी अधिनियम एक 2013 में आया था ना, 2013 में आया था फूड सिक्योर अधिनियम 2013 में, तो 2013 में जिसमें खाने की गारंटी की गई थी कि खाने की गारंटी, सो दीज आर द स्टॉक्स, उसके लिए स्टॉक्स बनाए थे जमा, जो भी ग्रेन है, ग्रेन के लिए और अन्य भंडारों के लिए बड़े बड़े जो एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह के गोदाम होते हैं बड़े बड़े, इसीलिए पहले फूड को संग्रहित कर लेते हैं, अन्न को भंडारित कर लेते हैं, और किसान से खरीदते हैं क्या, तो चाहे गन्ना खरीद लें, अन्न खरीद लें, वीट खरीद लें, गेहूं खरीद लें, और इस तरीके की जो भी अन्नश्री खरीद लें, मिलेट्स खरीद लें, और राइस पैडी खरीद लें, चावल खरीद लें, तो इस तरीके से है। तो ये सब मंडुआ खरीद लें, झिंगोरा कोदा खरीद लें, तो कहने का अर्थात यह है कि ये सब चीजें खरीद के और दलहन तिलहन खरीद लें, खरीद के सीड्स खरीद लें, बीज खरीद लें, तो इसीलिए रख देते हैं कहाँ पे, खास तौर पे खाद्यान्न वो रख देते हैं, ताकि ऐसे बुरे समय पे, कंटेंजेंसी समय पर भी हमेशा एक बफर स्टॉक बना रहेगा, हमेशा ये चीजें बनी रहेंगी, तो वही बफर स्टॉक कहलाता है। दीज आर द स्टॉक्स जनरली द प्राइमरी गुड्स एक्यूमुलेटेड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी, और जमा करना, किसी एक्यूमुलेट करना मतलब जमा करना किसी गवर्नमेंट एजेंसी से। When supply is plentiful, और plentiful मतलब जब सप्लाई बहुत प्रचुरता में हो, ऐसी आपूर्ति जब प्रचुरता में हो तो उसको संग्रहित कर लेना। These stocks are realized in case of shortage of supply, और जब सप्लाई और डिमांड में, सप्लाई वीक हो रही हो और डिमांड लगातार होने की संभावना है, पोटेंशियल रियलाइजेशन बराबर हो, पैसे कमाएंगे ना, तो वो ना रुके, इसके लिए वो जो बफर स्टॉक है निकाल लेंगे, ऐसा करके होता है। इन इंडियन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्यूमुलेट्स फूड ग्रेन्स एज अ बफर स्टॉक, और इस तरीके से ये है। अब बफर स्टॉक से समझ में आया कि जब बफर स्टॉक को करते हैं तो वहां पर एक टर्म यूज होता है किसानों के साथ, उसे बोलते हैं एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
अब न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों को उनकी लागत के अनुसार और उससे कई ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य का मिलना इसलिए अत्यावश्यक हो जाता है, अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि किसानों को, फार्मर्स को किसी भी तरीके का नुकसान न हो, किसी भी तरीके की हानि न हो। और जब हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, तो देन देयर विल बी व्हाट, अ प्रॉफिट, देन देयर विल बी अ सेंस ऑफ प्रॉफिट, देयर विल बी अ साउंडनेस ऑफ द प्रॉफिट, वाइब्रेशन ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसा होगा। तो कैपिटलिज्म क्या होगा? कैपिटलिज्म पूंजीवाद। अब पूंजीवाद मतलब पूंजी से इकट्ठा करना, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति। इसीलिए द इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन फ्री एंटरप्राइज एंड प्राइवेट प्रॉफिट, क्योंकि किसी भी प्राइवेट फर्म का मेन हेतु अधिक से अधिक क्या होता है? वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। पब्लिक का क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग भले हो, लेकिन साथ में पब्लिक वेलफेयर भी होता है। इसीलिए पब्लिक और प्राइवेट में ये अंतर है। इसीलिए पब्लिक संस्थानों में प्राइवेट में थोड़ा सा ये अंतर होता है। इसीलिए पब्लिक संस्थानों का भी साथ साथ प्राइवेट के भी बहुत डेवलप होना आवश्यक है। इसीलिए जो सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनका भी उतना ही बढ़िया जो है रूपांतरण हो, कायाकल्प हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसा प्राइवेट में होता है। वहां से समझ सकते हैं इसको। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और जो व्यक्तिगत लोगों के द्वारा जो अर्न किए गए हों, ऐसे इंडिविजुअल्स के द्वारा। तो कैपिटलिज्म ऐसा होता है। सेल्फ प्रॉफिट मोटिव इज द गिल्डिंग फीचर, गिल्डिंग गाइडिंग सॉरी गाइडिंग फीचर मतलब, और जो उत्साहित करने वाला फीचर है, उत्साहित करने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी है, वो कौन होता है? सेल्फ मोटिव, सेल्फ प्रॉफिट। सेल्फ प्रॉफिट मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी तो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा और कैपिटलिस्ट काम कर पाएगा, तभी सैलरी देगा, तभी काम करेगा, खर्चे एक्सपेंस वहन करेगा, ये सब होगा। और क्या होगा? फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर कैपिटलिज्म, under pure capitalist system, economic conditions are regulated solely by free market forces. This system is called laissez-faire system. अब कई बार क्या होता है, कई बार इनविजिबल हैंड्स यानी पब्लिक जो प्राइवेट बॉडीज होते हैं उनका बहुत दखल होता है सरकार में, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा करते हैं, तो सरकार सुन लेती है, सरकार को सुनना रहता है, या फिर आंख बंद कर लेते हैं पैसा कमाने के लिए। तो लेसेस-फेयर सिस्टम बोलते हैं। तो नो स्टेट इंटरवेंशन मतलब राज्य का दखल नहीं होता है, तो इसे लेसेस फेयर बोलते हैं। सोवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर प्रिवेल्स इन दिस सिस्टम, और कई बार क्या होता है, सोवरेनिटी और जो संप्रभुता होती है किसकी? कंज्यूमर की, वो प्रिवेल होती है। कई बार क्या होता है, कैपिटलिज्म लीड्स टू बहुत ज्यादा, बहुत शोषणकारी बन जाता है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो इतना ज्यादा कंसाइज हो जाता है कि वो क्या करता है, वो पब्लिक ग्रीवेंस को छोड़ देता है। वो तो और रेगुलेशंस का होना होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो हैं वो सेटल हो जाती हैं, क्या पता। तो इसीलिए कई बार हो जाता है ऐसा। तो इसीलिए जो बार बार प्रोटेस्ट हो रहा होता है, वो कैपिटलिज्म को भी इस तरीके से, मतलब जैसे अभी कुछ समय अरावली पर्वत का तोड़ा जाना, वो कहीं ना कहीं एक कैपिटलिस्ट फोर्सेस, एक कैपिटलिस्ट जो लॉबी है, और जो वो एक पूंजीपति प्रकार का वो दिमाग है, और उस तरीके से वो पूरे पेड़ों को, संसाधनों को, ये सबको का, हालांकि उसके बहुत बड़े नुकसान होते, बहुत ज्यादा बड़े नुकसान। अगर वो गतिविधि सच में हो जाती, वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, इसे समझा जा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म है। अब जैसे कई सारे टीवी चैनल्स हैं, वो कैपिटलिस्टिक मोड पे इसलिए भी चलते हैं, या फिर मजबूरी भी है, या मजबूरी बता करके मास्टिंग, या फिर एकदम से जो है चला लेते हैं, या चल जाते हैं, या जो भी होता होगा। लेकिन देखा जाए तो एड्स मिलते हैं, गवर्नमेंट से क्या मिलते हैं? ऐड मिलते हैं, चीजें मिलती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का कई बार मंचन, मंडन और भक्ति मंचन भी क्या पता कर लेते हैं, और जो है गवर्नमेंट का मतलब जो जो रियलिज्म होता है वो एकदम निकल के नहीं भी आता है, नहीं भी आना जा सकता है, या फिर आने में आनाकानी होती है, और एक हिचक होती है, एक संकोच होता है। तो ये भी देखने को तब मिलता है। कमीशन, कमीशन क्या है? द ब्रोकर्स बेसिस फी फॉर परचेजिंग और सेलिंग सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टी। कमीशन तो कमीशन ही है। कमीशन जो है, कोई चीज बेची तो कमीशन ले लिया, कोई चीज खरीदी तो कमीशन ले लिया। अब कमीशन से तो ये भी समझ सकते हैं, जो भी ठेके वगैरह मिलते हैं उसमें भी तो कमीशन ही देना पड़ता है, तो वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जैसे डिफेंस है, आयरन है, स्टील है, फर्टिलाइजर है, ये सब कोर इंडस्ट्रीज हैं। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो किसी न किसी खनिज से, लवण से, मिनरल से बनी हुई है, और इनका प्रोडक्शन कर रही है, इसमें जो है खरीद बेच कर रही हैं, मार्केट में इन्वॉल्व है, सबके जीवन को जो है छू रही हैं और प्रभावित कर रही हैं। अब क्या होता है,
डेथ रेट बर्थ रेट बताते हैं, जैसे डेथ रेट बर्थ रेट है वैसे ही डेथ रेट है कि पर हजार में डेथ, उसे डेथ रेट बोलते हैं, और ट्रू डेथ रेट जिसको बोलते हैं। और इसमें एक वो नया वर्ड आता है, उसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जीवन पिपाशा, और जीवन पिपासु, जिजीवासु जिसे कहते हैं, और जी विषा जिसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की पिपासा। तो जीवन प्रत्याशा तब ज्यादा बढ़ती है, तब ज्यादा बढ़ती है जब देश में बहुत संपन्नता हो। कब होती है? जब करप्शन कम हो, तब जब मनोभाव बहुत अच्छे हो, काम करने का ईमानदार नजरिया हो, बढ़िया हो, एकदम एकदम खुश दिल तरीके से काम करें, हृदय से काम करें, मन लगा के काम करें। अब ठीक है कि एकदम से जो है मानते हैं कि कमियों में भी नहीं जी सकते, लेकिन सारा कुछ सेल्फ ही खुद ही से कंटेन कर लें, ऐसे जैसा भी क्या है, ये भी बात सोचने की है। तो कहीं ना कहीं ये सब लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसीलिए जो है ऐसे करके भी याद किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है विकेंद्रीकरण करना किसी चीज का। डिसेंट्रलाइजेशन मीन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री एट द डिफरेंट प्लेसेस। Large scale organization or industries cannot be run at one particular place or territory. In order to increase the efficiency of the industry, various units at different places they are located or sited. इसका मतलब ये है, अगर एक जगह पर ही काम रहेगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगा, और किसी के ऊपर बर्डन भी हो जाएगा। इसीलिए विकेंद्रीकरण करना पड़ता है, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। जैसे एमएनसीज में अलग अलग ब्रांचेस खुलती है, पूरे देशों में खुलती है, एक ही जगह से नहीं हो सकता, तो सब जगह खुल जाती है। ऐसे कॉलेजेस की आजकल फ्रेंचाइज होती है, कोचिंग्स की होती है, संस्थानों की, कंपनियों की होती है, यूटिलिटीज की होती है, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन जो है गवर्नमेंट का भी है, थर्ड टेयर में है ना। पहले क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे होती है, फिर स्टेट, और फिर लोकल गवर्नेंस भी होती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तभी तो लोकल गवर्नेंस का भी कॉन्सेप्ट आया, स्टेट का भी आया, और इस तरीके से ऐसे एक त्रिस्तरीय सोपानी क्रम बना। तो ये चीजें हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे ही सब जगह होता है, ताकि जो वर्क है वो बढ़ जाए, काम जो है वो सभी को मिले, और इस तरीके से जो इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर है वो हो सकेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, ज्यादा थिंकिंग आएगी, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स आएंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा प्रोडक्ट। डेप्रिसिएशन मतलब इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। अब टूट फूट से जो भी वैल्यू गिर गई, मूल्य ह्रास जिसे बोलते हैं, ह्रास हो गया, कम हो गया मूल्य। जैसे आज अगर किसी चीज का मूल्य 1 लाख है किसी मशीन का, और कल वो 80,000 हो गया, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, 10,000 का हो गया, 25,000 का हो गया, 30,000 का हो गया, ऐसे। तो डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास हो गया, तो डेप्रिसिएशन हो गया, इस तरीके से होता है। डिवैल्यूएशन क्या होता है? अब डिवैल्यूएशन में बेचना, जैसे सेलिंग, और डिवैल्यूएशन क्या? इट इज द रिडक्शन इन द ऑफिशियल रेट ऑफ द करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इंडियन रुपीज हैज डिवेल्युएटेड थ्राइस। अब इंडियन करेंसी तीन बार डिवेल्युएट हुई है, 1949, 1966 और 1991, इस तरीके से। तो डिवेल्युएशन मतलब विमुद्रीकरण होता है, डिवेल्युएशन मतलब जब विमुद्रीकरण होता है, ट्रेड को आमंत्रित करने के लिए, टू इंक्रीज द ट्रेड, की अपने यहाँ के करेंसी की वैल्यू कम कर दो, ज्यादा ट्रेड आएगा, ज्यादा खरीद के ले जाएंगे, ज्यादा पैसा आ जाएगा। इस तरीके से भी डिवेल्युएशन कई बार हो जाता है, ये होता है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूड फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स हेल्ड इन इट। तो फॉरेन करेंसी कितना है, और फॉरेन करेंसी मतलब कितना विदेशी निवेश हुआ है, एफडीआर भी है, और कितना विदेशी पूंजी यहाँ पर जमा है, विदेशी पूंजी के रूप में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और साथ में ये चीज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो होते हैं, वहां पे भी फर्क डालता है, कि क्योंकि इकोनॉमिक वेल्थ देश की कैसी है उससे पता चलता है, और वैल्यू ऑफ गोल्ड के ऊपर ही निर्भर, क्योंकि कोई भी करेंसी तब छपती है जब वैल्यू ऑफ गोल्ड के ऊपर, ना गोल्ड कितना है उसके ऊपर। अब फ्री ट्रेड क्या होता है? फ्री ट्रेड तो यही होता है कि it implies absence of any protective tariffs or trade barriers in any of the economy with respect to export or import. ट्रेड जो होता है फ्री, मुफ्त आयात। अब आजकल तो क्या है, इतना ज्यादा टैरिफ अमेरिका से भी लग रहा है, इतना ज्यादा कहीं से, इस तरीके से ना, टैरिफ ज्यादा लगेगा तो एमआरपी बढ़ जाएगी, तो फिर ज्यादा पैसा बढ़ जाए, फिर कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो सकता है ना। तो इस तरीके से समझ में थोड़ा सा, तब इस तरीके से थोड़ा देखने को रहता है, समझ सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, मतलब इट इज द एग्रीगेट ऑफ टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी एंड ईयर।
मतलब किसी भी इकोनॉमी में एक साल के भीतर, एक वार्षिक, एक वित्तीय वर्ष में कितनी एग्रीगेट टोटल, तो कितना पूरा का पूरा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सेवा और सेवा और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, सेवा हो गई और जो गुड्स सामान है, वस्तु और सेवाएं हैं, वो कितनी हुई, वो सारा का सारा जीडीपी कहलाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ऐसा कर सकते हैं। और इंडेक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिकल यार्डस्टिक एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ बेस ईयर। जैसे हर चीज का आजकल इंडेक्स होता है, जैसे इंडेक्स में सेंसेक्स भी देख सकते हैं, सेंसेक्स में भी टॉप 30 इंडेक्स होता है, किस कंपनी के जो टॉप 30 इंडेक्स का जो भी एक वैल्यू होती है उसे सेंसेक्स बोलते हैं, सेंसिटिव और इंडेक्स। और ये और इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है ना, इट इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी तो जो 100 रुपए में आज मिल रहा है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो कब मिलेगा? इसका मतलब परचेजिंग पावर, जो क्रय शक्ति है वो घट जाएगी ना पैसे की, तो इसीलिए पैसे का क्या होगा? पैसे की वैल्यू घट जाएगी, इसीलिए करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। और करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी कहीं ना कहीं नेशनल, राष्ट्रीय जो के लिए, राष्ट्रीय इंटीग्रेशन के लिए एक चिंता का विषय है। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है, और महंगाई मतलब महंगाई का त्रास, तो महंगाई की परेशानी और उसकी मार तो सब झेल रहे होते हैं, चाहे वो सिलेंडर में हो, चाहे वो कहीं हो, चाहे वो मोटरसाइकिल में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो, चाहे वो सर्विस में हो, खाने वाली और कमोडिटीज में हो, कोई में हो, कपड़ों में हो, टेक्सटाइल में हो, किसी में क्यों ना हो। एक महत्वपूर्ण है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है? इट इज द करेंसी या कॉइन और बैंक नोट्स विच हैज टू बी एक्सेप्टेड इन पेमेंट। अब जैसे हर एक पैसा, 1 रुपए का जो सिक्का है, 2 रुपए है, 5 रुपए है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए, 100 रुपए का नोट है, 200 का नोट है, 1000, और अब तो 1000 का बंद हो गया ना। इससे ऐसे समझ सकते हैं, मतलब लीगल टेंडर का क्या समझ सकते हैं कि जैसे जिस समय पर नोटबंदी हुई थी ना कुछ साल पहले, तो उसमें क्या कहा था कि अब नाउ द 1000 नोट्स वुड नॉट बी सपोज टू बी अ लीगल टेंडर। मतलब अब ये लीगल टेंडर, अब लीगल ठेका नहीं रहेगा, मतलब अब ये नहीं चलेगा, हजार हजार का नोट बंद हो जाएगा, ऐसे बोला था। तब 2000 का आया था, अब तो 2000 का भी मार्केट से गोल हो गया है, अब तो 500 का ही चल रहा है। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारियां। ऑल द क्लेम्स अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन वो कहलाती है, मतलब जो देनदारी है, जो देनदारी है वो लाइबिलिटी कहलाती है। इसे कहते हैं। लिक्विडिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ मार्केट इन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी टू एब्जॉर्ब अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ बाइंग और सेलिंग। अब लिक्विडिटी मतलब तरलता। अब इसको समझने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर मार्केट में बहुत तरलता आ जाएगी, पैसे का फ्लो ज्यादा आ जाएगा, तो क्या होगा? हर कोई कुछ भी खरीद लेगा, कुछ भी खरीद लेगा, तो जो जो वैल्यू है मनी की वो भी गिर जाएगी। गिर जाएगी तो क्या हो? परचेजिंग पावर हर किसी की बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी कहते हैं, वो बढ़ जाएगी हर किसी की। तो इससे क्या होगा? इससे फिर इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, और हद से ज्यादा क्या हो जाएगा? हद से ज्यादा फिर से इन्फ्लेशन की बात आ जाएगी, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और ऐसा स्टैग्नेशन, ये सब चीजें तब आती हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी जब बहुत हो गई है, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जो कि लेंडर्स बैंक ऑफ बैंक है, वो सारे फिर क्या करता है? सारा का सारा सोखता है धीरे धीरे मार्केट से पैसा, बैक रिवर्स रिवर्स फ्लो होता है लिक्विडिटी, तरलता का, बैंक रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया की तरफ, आरबीआई की तरफ, और वापस फिर सारे बैंकों में जमा होता है पैसा, कमर्शियल बैंकों में। और सारे के सारे बैंकों में जब पैसा जमा होता है, तो फिर मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है कि हर किसी के पास अब मतलब इतनी वैल्यू लेस नहीं हो जाती है करेंसी। तो ये तब चीजें, ये सारा कॉन्सेप्ट है, अभी जब धीरे धीरे देखेंगे तब ये चीजें देख लेंगे। और नेट एसेट वैल्यू तो वही होती है। और ये चीजें हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा, गरीबी रेखा से नीचे वाले को बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, अब पॉवर्टी लाइन कहते हैं। राशन गल्ले की दुकानों में, सहकारी संस्थानों में, और इस तरीके से जो कोऑपरेटिव ऑफिसेज में,
वहां पर मिलते हैं, वहां पर राशन भी कम ज्यादा मिलता है, इसी आधार पे पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय। इट इंप्लाइज इनकम पर पर्सन, इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम ऑफ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। अगर नेशनल इनकम कितनी है कंट्री की और अपॉन पॉपुलेशन डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। अगर प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छी होगी, हर किसी की जेब में पैसा होगा, तो तभी तो परचेजिंग पावर पैरिटी बन पाएगी, खरीदेंगे सामान, और पैसे पैसे को बनाता है। तो आजकल एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। वो तभी आएगी, वो तो बातों से आएगी नहीं, वो तब आएगी जब पर कैपिटा इनकम। वो कब होगा? जब जॉब वगैरह नहीं, जब या तो बिजनेस जो चल रहा है वो खूब चलेंगे, उनके लिए फलीभूत होने के लिए भली भांति बहुत अच्छा काम होगा, ऐसा तब होगा। ऐसा थोड़ा सा समझते हैं। इसके अलावा जो है सेबी, सेबी वगैरह जो है सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और ये सेटअप हुआ था 1988 में। और ये जितना भी सिक्योरिटी और एक्सचेंज वगैरह का जो भी होता है, जितना भी शेयर्स वगैरह का काम है, ये सारा का सारा सेबी ही रेगुलेटर है उस सबका, ये सेबी होता है। तो इस तरीके से जो है फिलहाल ये देखा था। और यील्ड, यील्ड मतलब क्या होता है? यील्ड मतलब होता है कि ऑल्सो नोन एज रिटर्न, मतलब कितना यील्ड आया, कितना रिटर्न आया। और द डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड बाय अ कंपनी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ करंट प्राइस। तो डिविडेंड जो दिया जाना है या फिर इंटरेस्ट पे किया जाना है बाय अ कंपनी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ करंट प्राइस। तो यील्ड मतलब ये होता है कि कितना लगा के, यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करके कितनी यील्डिंग हुई। जैसे खेतों में भी होती है, धान रोप के, कोई चीज रोप के कितना यील्ड हुआ, कितना सीड्स कैसा था, क्या वो कैसा सीड था, या फिर किस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया था पैसे का इकोनॉमी के क्षेत्र में, या कोई भी चीज कैसी यील्डिंग हुई, तो ये सब पता चलता है। अब यील्ड टू मैच्योरिटी भी देखा जाता है कि मैच्योरिटी के समय पर कैसी यील्डिंग हुई, ये सब चीजें देखने की रहती हैं। फिलहाल आज का जो सेशन था वो बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा भी रहा, इस रूप से रहा, ऐसा उद्यम इस सेशन में रहा, इस प्रकार का एक एक जो है इंटेलेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप की गई इसमें, कि सोचा गया। और ये सिर्फ ऑलरेडी डिफाइंड है, सभी होते हैं, बस थोड़े से देख करके क्या है कि थोड़ा देखना भी हो जाता है, विजन रिवीजन सब हो जाता है, साथ के साथ जो है अध्ययन अध्यापन पठन पाठन सुनना श्रवण करना बोलना सब हो जाता है, वाचन सब हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सेशंस इंफॉर्मेटिव हैं। और ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, these terminologies which are related to what, these are the glossaries, these are the glossaries which are related to the economy, which are related to economy or the economic health of the country, and likewise the financial terms, they are also which are frequently used and are in practice as well, not even though the frequently studied but in practice as well, व्यवहारिक रूप से जो है प्रयोग में आने वाले ये इस प्रकार के रेलिवेंट टॉपिक्स हैं। तो फिलहाल इस सेशन में जो था, ये सेशन में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था इस सेशन में? These are some of the noteworthy and the beautified and the beautiful, क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक एंड व्हाट, फाइनेंशियल टर्म्स।